नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉइल साइंस की और सॉइल साइंस में आपकी 4 क्लासें हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। आज हम जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया है जो मुख्य रूप से सॉइल टेक्सचर है। तो सॉइल टेक्सचर की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सॉइल स्ट्रक्चर। किसकी बात करेंगे? सॉइल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कल मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जो सॉइल स्ट्रक्चर है और सॉइल टेक्सचर है दोनों में ही ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। एक तो हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, एक हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से सॉइल के पार्टिकल्स की हम इसमें बातें कर रहे हैं। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर हो जाएगा। पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन देखेंगे, सॉइल टेक्सचर हो जाएगा। टेक्सचर की हमने सारी जो क्लासेज है उसकी सबकी बातें कर ली थी। पीडीएफ में आपके क्लासेज नहीं दे रखी है, तो आपको जो 3 मुख्य क्लासेज मैंने लिखाई है, सैंडी जो टेक्सचर है वो होता है, लोमी टेक्सचर होता है और क्लेई टेक्सचर होता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कम है। बेसिक 2-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आइडल सॉइल जो कल्टीवेशन के लिए होती है वो लोम सॉइल होती है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, क्लासेज 3 ही पूछेगा, उससे ज्यादा क्योंकि फिर काफी वो हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इतनी चीजें आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर में आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी कुछ बेसिक बातें। क्या बातें? पहली बात तो स्ट्रक्चर क्या है? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। क्या है? पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स। पीपी का मतलब है प्राइमरी पार्टिकल्स। कल बताया था मैंने आपको प्राइमरी पार्टिकल क्या होते हैं और सेकेंडरी पार्टिकल क्या होते हैं। प्राइमरी पार्टिकल्स के रूप में सैंड, सिल्ट और क्ले आते हैं। सेकेंडरी पार्टिकल्स के रूप में यही पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? मिलकर एक गुच्छा सा बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम सेकेंडरी पार्टिकल्स कहते हैं। इन्हीं को हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। तो अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स ही क्या है? सॉइल स्ट्रक्चर है। अब अरेंजमेंट किस प्रकार से? तो अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हम कहें कि कुछ जो कण है वो इस प्रकार से अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? अरेंजमेंट है इनका। अब ये क्या स्ट्रक्चर बन रही है? ये क्या है? हॉरिजॉन्टली तो ज्यादा डेवलप है और वर्टिकली क्या है? कम डेवलप है। इसका मतलब इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कहेंगे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। और इस संरचना को हम सोइल में बोलेंगे प्लेटी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? प्लेटी स्ट्रक्चर या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो तो क्या हो जाएगा? ज्यादा डेवलप होएगा और जो ऊपर वाला जो वर्टिकल एक्सेस है वो क्या रहेगा? कम डेवलप होएगा, जिसकी वजह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है और इसी को हम पहली संरचना कहते हैं, प्लेटी संरचना। ठीक है, इसके अलावा और क्या खास बात है प्लेटी संरचना की? तो ये एक बेसिक बात हो गई। हम अलग से भी और प्लेटी की बात करेंगे, एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे मान लो जो कण है वो इस प्रकार से अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गए हैं? अरेंज हो गए हैं और इन्होंने एक प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। क्या बनाई है? एक प्रिज्म बनाया है। अब प्रिज्म बनाया है तो ये क्या हो गई? प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर हो गई। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये क्या है? सोइल स्ट्रक्चर में प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर है, प्रिज्म स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं। तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि जो एक्सेस है वो दोनों ही डेवलप होते हैं, यानी कि वर्टिकली भी डेवलप होता है और जो दूसरी चीज है आपको वर्टिकली भी देखने को मिलता है। और इस प्रकार की संरचना आपको एंगुलर ब्लॉक की, यानी कि ऐसे ब्लॉक बने हुए या इस प्रकार के ब्लॉक, इस प्रकार के ब्लॉक आपको दिखाई देते हैं। इनको हम कहते हैं ब्लॉकी संरचना। क्या बोलते हैं? ब्लॉकी संरचना बोलते हैं। और ये चीजें हमको दिखाई देती है। तो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो जब हमें एंगल्स दिखाई देते हैं तो उसको एंगुलर ब्लॉकी, और जब ऐसे
तो इसको हम कहते हैं सब एंगुलर, इसमें एंगल नहीं होते हैं, गोल संरचना होती है, इसको बोलते हैं हम सब एंगुलर ब्लॉकी। ठीक है। और चौथी जो संरचना होती है वो ऐसे गोलों के रूप में होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गोले बन जाते हैं और इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर या गोल स्ट्रक्चर, गोलाकार स्ट्रक्चर। और ये होती है हमारी एग्रीकल्चर की सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें पोरोसिटी होती है, इसके अलावा इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरेशन, ये सभी चीजें अच्छी होती है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। किसकी दृष्टि से? एग्रीकल्चर की दृष्टि से। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनका एक एक करके हम बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आपको मिट्टी में ना तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। देखो स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एक बार, क्योंकि जब जैसे हम कहते हैं कि दो प्रकार की और संरचनाएं होती है, एक तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। क्या होती है? सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब ये कहां पाई जाती है? ये पाई जाएगी जो एल्केलाइन सॉइल्स है, एल्केलाइन सॉइल्स में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर उपस्थित होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। और ये सोडियम क्या करता है? कणों को चिपकने नहीं देता है और चिपक कर एग्रीगेट्स नहीं बनाने देता है। अब एग्रीगेट्स नहीं बनाने देता है, इसके वजह से क्या होते हैं, जो संरचना होती है वो कैसी रह जाती है? सिंगल ग्रेन रह जाती है, यानी कि सिर्फ एक एक दाने ही ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं? एक एक दाने ही ग्रुप न बनाकर ऐसे बिखरे हुए पड़े रहते हैं। इसके वजह से जो आपको न्यूट्रिएंट है वो भी प्लांट द्वारा अपटेक होते हुए नहीं नजर आएंगे। इसके अलावा इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, जो आयन एक्सचेंज है वो भी कम हो जाएगा। इसके वजह से कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा एक अतिरिक्त संरचना देखने को मिलती है, मेसिव संरचना। क्या बोलते हैं उसको? मेसिव स्ट्रक्चर। अब ये मेसिव स्ट्रक्चर है ना, मुख्य रूप से जो एसिडिक सॉइल्स होती है वहां पर देखने को मिलती है। ये क्या करती है? बिल्कुल पास पास में क्ले, जो सॉइल होती है, क्ले होते हैं, वो बिल्कुल पास में आके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी को नीचे नहीं जाने देते हैं। क्या नहीं करते हैं? पानी को नीचे नहीं जाने देते हैं, इसकी वजह से पानी ऊपर जमा हो जाता है। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये भी एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है। और जो अपनी हम कहते हैं सिंगल ग्रेन, ये भी एग्रीकल्चर के लिए क्या नहीं है? ठीक नहीं है। तो कौन सी मिट्टी है जो बेस्ट है? तो हमने अभी बात की थी जो स्फेरिकल है, जिसमें गोल गोल दाने होते हैं। अब ये देखो, इसमें इसमें और उनमें यही फर्क है कि ये जो दाने हैं वो सिंगल ग्रेन है, यानी कि जो प्राइमरी पार्टिकल है वो ग्रुप नहीं बनाए हुए हैं, सिंगल है, खुद अकेले पड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइमरी पार्टिकल्स है वो क्या है? ग्रुप बनाए हुए हैं। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ग्रुप है। अब ऐसे ग्रुप होने की वजह से क्या होता है? न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, और जो जड़ें होती है वो मजबूती से इनको पकड़े हुए रहती है। जड़ों को जो ज्यादा सरफेस एरिया मिल पाता है, जिसकी वजह से पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक भी ज्यादा होता है। तो इसलिए संरचना होना जरूरी है। जब संरचना नहीं होगी मिट्टी में तो इस प्रकार की कंडीशंस देखने को मिलेगी, जहां पर आपको या तो सिंगल ग्रेन देखने को मिलेगी, जो एक एक दाने हैं वो अलग अलग पड़े हैं, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिएंट अपटेक में दिक्कत आएगी। और यदि वो मिले हुए भी हैं तो इस प्रकार से मिले हुए हैं कि बिल्कुल पानी को नीचे ही नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो क्या हो जाती है? मिट्टी को बेकार करती है, बिगाड़ती है। तो हम कहते हैं कि संरचना होना जरूरी है, इसलिए उसका एक इंपॉर्टेंस होता है। नेचुरली होने वाली प्रक्रिया है, हम किसी प्रकार का कोई अहम योगदान नहीं देते हैं इसमें, लेकिन यह है कि हम संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जहां पर हम ये कह रहे थे कि हम जो अपना टेक्सचर होता है उसको प्रभावित नहीं कर सकते, उसको नहीं बना सकते, लेकिन हम संरचना को प्रभावित कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके, पानी ऐड करके, या कोई जो कोगुलेंट है, जो मिलाने वाले जो एलिमेंट है वो ऐड करके। इस प्रकार की चीजें ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? संरचना में सुधार कर सकते हैं, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार की चीजें देखी जाती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर।
किसकी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं? सोइल स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे। अभी जैसे हम प्लेटी बोल रहे थे, प्रिज्मी बोल रहे थे, ब्लॉकी बोल रहे थे, स्फेरिकल बोल रहे थे, ये किस प्रकार की चीजें हैं? ये उस ब्लॉक के आधार पर जो बन रहे हैं, जो एग्रीगेट्स मिलकर यानी कि जो प्राइमरी पार्टिकल्स है वो मिलकर जिस प्रकार के ग्रुप बना रहे हैं, उस प्रकार के ग्रुप के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, जब प्लेट लाइक ग्रुप बनेंगे तो प्लेटी संरचना हो जाएगी, जब जो प्रिज्म लाइक ग्रुप बनेंगे तो प्रिज्मी संरचना हो जाएगी। इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसी में बात करते हैं प्लेटी संरचना। क्या हो जाएगी? प्लेटी स्ट्रक्चर। अब देखो प्लेटी स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है? प्लेटी स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखोगे कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो क्या होता है? ज्यादा डेवलप होता है, मोर डेवलप। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। क्या होता है? मोर डेवलप होता है। ठीक है, दूसरी चीज जो वर्टिकल एक्सेस है, जो वर्टिकल एक्सेस है वो लेस डेवलप होता है। क्या होता है? लेस डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है? प्लेट के जैसी दिखाई देती है। इसके अलावा और क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको? इसमें एक चीज ये ध्यान रखोगे कि इसमें आपको यदि जो प्लेट है वो ये भी दो प्रकार की होती है। यदि प्लेट थिक है, थिक का मतलब मोटी है, जो प्लेटों की जो साइज है वो उनकी मोटाई ज्यादा है, तो हम कहते हैं इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं लेमिनार। क्या बोलते हैं? लेमिनार स्ट्रक्चर। ठीक है, और यदि वो प्लेट आपको थिन दिखाई देती है, थिन का मतलब पतली होती है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? प्लेटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आ गई बात समझ में? तो थिक में क्या होगा? मोटी होगी तो लेमिनार, और थिन होगी तो प्लेटी। उसको प्लेटी को हम प्लेटी ही संरचना कहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे? और आप ध्यान रखोगे इसमें भाई कौन से हॉरिजॉन में ये बनती है। ठीक है, कौन से हॉरिजॉन में बनती है? तो ए हॉरिजॉन। प्रोफाइल मैंने आपको बताई दी है, प्रोफाइल पढ़ा दी थी। इसका मतलब जो सबसे ऊपर वाला जो कल्टीवेटेड सॉइल में हॉरिजॉन होता है वो ए हॉरिजॉन होता है, और इस हॉरिजॉन में आपको इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा एक बात ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो एग्रीगेट्स की साइज होती है, एग्रीगेट्स की जो साइज होती है वो आपको 1 से लेकर 10 mm तक देखने को मिलती है, एग्रीगेट्स की साइज। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है हर प्रकार की सोइल में। पहले बात तो जो एक्सेस है वो किस प्रकार से है, दूसरी बात थिकनेस के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है, और कौन से ओरिजोन में और एग्रीगेट्स की साइज क्या है। इन्हीं बातों का आपको विशेष रूप से 4-5 चीजें हैं, इनको आपको हर प्रकार की स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है। ये प्लेटी की बात हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रिज्मी की। प्रिज्मेटिक भी लिखा हुआ कहीं पे मिल जाएगा, या प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर भी आपको कहीं पे लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो क्या होता है? लेस डेवलप होता है, लेस डेवलप। ठीक है, दूसरी तरफ जो वर्टिकल एक्सेस है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? मोर डेवलप, ज्यादा डेवलप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहेंगे हम? और हम ये कहेंगे यदि जो प्रिज्म है वो आपको किस प्रकार का, क्योंकि इसमें भी दो चीजें होती है, एक जो प्रिज्म है उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है, क्योंकि प्रिज्म का मतलब हो गया इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। ये ज्यादा डेवलप होता है, वर्टिकल एक्सेस ज्यादा डेवलप होता है हॉरिजॉन्टल की बजाय, और इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है, तो इसको हम प्रिज्मी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसमें आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ये वर्टिकल एक्सेस है वो क्या है? ज्यादा डेवलप है, और हॉरिजॉन्टल
कम है। अब देखो यहाँ पर जो ये आपको ऊपर वाला जो ये दिखाई दे रहा है एरिया, ये यदि एंगल्स के रूप में है तब अलग स्ट्रक्चर बनती है, और यदि ये ऐसे गोल होता है ऊपर से राउंड होता है तब उसको हम अलग स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। दोनों में ये फर्क होता है, इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी इसमें भी आपको वही बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि ये मुख्य रूप से आपको जो बी हॉरिजॉन है उसमें दिखाई देती है, और इसमें जो एग्रीगेट्स की साइज होती है वो 10 से लेकर 100 mm तक होती है। एग्रीगेट्स की साइज कहाँ तक देखने को मिलती है, जो साइज होती है वो 10 से लेकर 100 mm तक देखने को मिलती है। ठीक है, एग्रीगेट्स मैंने आपको पहले समझाया था, इंपॉर्टेंट चीज है। एग्रीगेट्स क्या होते हैं, एक तरह के ढेले होते हैं या जो गुच्छे होते हैं एक तरह के मिट्टी के, वो जनरली हम देखते हैं जब कल्टीवेशन होती है यानी कि टिलेज करते हैं, टिलेज के टाइम पे जब हम प्लाविंग कर रहे होते हैं या हल चला रहे होते हैं तो उस टाइम पे मिट्टी में आपको ढेले दिखाई देते हैं छोटे छोटे, या जब सूख जाती है तो बड़े बड़े ढेले दिखाई देते हैं। उन ढेलों को ही हम, उनके जो छोटा रूप होता है उसको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्रीगेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरली बने हुए होते हैं और एक आर्टिफिशियली हम जो खेतों में प्लाऊ के द्वारा बनाते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब प्रिज्मेटिक के बाद में जो नेक्स्ट चीज रहेगी हमारी वो रहेगी ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ब्लॉकी स्ट्रक्चर। अब ब्लॉकी में क्या होगा, दोनों एक्सेस लगभग सेम से क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस ले लो ये भी डेवलप होगा और वर्टिकल डेवलप होगा, दोनों ही क्या होंगे, सेम डेवलप होंगे। इसका मतलब स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनेगी, स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार के ब्लॉक देखने को मिलेंगे, ऐसे गोल ब्लॉक देखने को मिलेंगे। इन दोनों को अलग अलग कहते हैं, इस प्रकार के जो ब्लॉक है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यदि एंगल्स है तो उनको हम कहते हैं एंगुलर ब्लॉकी, एंगुलर ब्लॉकी। ठीक है, और यदि राउंड है ऐसे गोल है तो इसको हम कहते हैं सब एंगुलर, क्या बोलते हैं, सब एंगुलर ब्लॉकी। तो इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। बाकी जो इनकी एग्रीगेट साइज होती है वो कम होती है, 5 से लेकर 10 के बीच में होती है या 5 से लेकर 50 के बीच में होती है। जो साइज है वो ब्लॉकी में आपको क्या देखने को मिलती है, 5 से लेकर 50 mm के बीच में देखने को मिलती है। ये बेसिक चीजें होती है जो इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम कहेंगे जो एक और संरचना है, चौथी इंपोर्टेंट संरचना है वो रहती है स्फेरिकल। क्या रहती है, चौथी प्रकार की है स्फेरिकल स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्या कहेंगे हम, बेस्ट फॉर कल्टीवेशन बोल सकते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कल्टीवेशन या क्रॉप प्रोडक्शन बात एक ही है। दूसरी बात, इसमें जो आपको स्फेरिकल होने का मतलब है जो कण होंगे वो ऐसे गोल गोल होंगे, किस प्रकार के होंगे, गोल गोल होंगे। और इनमें भी आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, इनमें भी आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिलेगी हम कहते हैं क्रम्बी स्ट्रक्चर। कैसी, क्रम्बी स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो क्या होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। क्रम्बी के लिए ये कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब इसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है, पोरोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी वजह से ये इस स्ट्रक्चर में भी बेस्ट मानी जाती है। यानी कि पहले तो हम जब नॉर्मली स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं तब हम कहते हैं स्फेरिकल ज्यादा अच्छी है, और यदि इन दोनों में से भी यदि और आगे डिवाइड कर दिया जाए तो ये ज्यादा पोरस होने की वजह से क्रम्बी स्ट्रक्चर ग्रेनुलर की बजाय, दूसरी जो है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, ये कम पोरस होती है इसके बजाय। ठीक है, लेस पोरस होती है यानी कि पोरोसिटी कम होती है। पोरोसिटी का मतलब है हवा, मुख्य रूप से जो हवा है वो इसमें ज्यादा और इसमें कम देखने को मिलती है, और ये हवा कम होने की वजह से ये थोड़ी क्या होती है, पीछे रह जाती है क्रम्बी से। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो यदि दोनों में पूछ ले, इनमें इन टाइप्स में पूछ ले तो ये क्या है, सबसे बेस्ट है। और यदि ये ऑप्शन में ना हो, ये हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल क्या है, उन चारों में से अच्छी
मानी जाती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आ गई बात समझ में। इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको मुख्य रूप से स्ट्रक्चर में 4 टाइप हैं वो ध्यान रखने हैं। अब स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि हम बात करें, फैक्टर्स की, तो स्ट्रक्चर मुख्य रूप से प्रभावित होती है ऑर्गेनिक मैटर से। किससे प्रभावित होती है? ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, चाहे वो ग्रीन मेन्योरिंग के रूप में करो, FIM के रूप में करो, कंपोस्ट के रूप में करो, जैसे ही हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी ज्यादा पोरस होती है। कैसे हो जाती है? ज्यादा पोरस हो जाती है, तो पोरोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये चीज देखने को मिलती है हमें ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो पानी है उसका भी, नमी है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अधिक हार्ड होने के कारण जो पेबल्स है, जो ढेले हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नमी होती है वो मिट्टी में क्या करती है? सुधार करती है, एक अच्छी स्ट्रक्चर डेवलप करने में सहायता करती है। बाकी टेक्सचर का भी फर्क पड़ता है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। पहली बात तो स्ट्रक्चर को हम परिभाषा के रूप में पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। 2 चीजें हैं, एक तो प्राइमरी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी पार्टिकल्स कौन से होते हैं। ये चीजें, ये जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से, इन्हीं के मिलने से क्या बनते हैं? सेकेंडरी पार्टिकल्स बनते हैं। ये चीज आपको पहले ही पता है। दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन मेनी वेज इन द सोइल एंड द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यदि टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में मुख्य रूप से जो इनकी साइज होती है, शेप होता है, प्रॉपर्टीज होता है, अरेंजमेंट होता है, उसके आधार पर हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है प्लेटी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? प्लेटी स्ट्रक्चर। अब देखो सारी चीजें आपको शॉर्ट में बताई हुई है तो शॉर्ट में ही हम बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो होता है वो मोर डेवलप होता है देन वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है? फ्लैट, डिप्रेस एंड लेंस लाइक। जो ऐसे लेंस होता है ना, उस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। व्हेन द स्ट्रक्चर यूनाइट ए थिक, जो स्ट्रक्चर होती है वो थिक, मोटी होती है, तो उसको हम प्लेटी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटी स्ट्रक्चर। ये मैंने उल्टा बता दिया था क्या आपको? जो चीजें हैं शायद थोड़ी सी उल्टी हो गई। कहां गया? यहां पे देखो, जो थिक है वो हमने लेमिनार कहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है थिक क्या होती है? प्लेटी स्ट्रक्चर होती है, और थिन क्या होती है? लेमिनार होती है। ये फ्लो में मैंने लिख दिया, लेकिन होता ऐसा ही है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे एक्सचेंज करके लिखनी है। तो स्ट्रक्चर आर थिक, जो थिक होती है उसको हम कहते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर, और जो आर वेरी थिन, जो थिन होती है उनको हम कहते हैं लेमिनार स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि ये जो प्लेटें दिखाई देती है हमें, ये यदि अधिक मोटी होती है तो उसको हम प्लेटी, और अधिक पतली होने पर उसको हम क्या बोलते हैं? थिक या लेमिनार स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से ए हॉरिजॉन में दिखाई देती है, मोइस्ट एरिया होता है वहां पे दिखाई देती है, यानी कि नमी होनी चाहिए। और जो साइज होती है पार्टिकल्स अरेंजमेंट की, वो हम कहते हैं एग्रीगेट्स की साइज जो होती है 1 से लेकर 10 mm के बीच में होती है। यानी कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप 1 से लेकर 10 mm के बीच के तक के होते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दूसरी है प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वर्टिकल एक्सेस क्या होता है? ज्यादा डेवलप होता है, लार्ज होता है। हॉर्टिकल्चर एक्सेस, वो हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है उससे ज्यादा डेवलप होता है। वर्टिकल साइड हैज शार्प एंड फ्लैट एज एंड शाइनी सरफेस व्हेन द टॉप एंड एज, जो ऊपर वाला टॉप होता है उसकी बात कर रहे हैं। जो ये मान लो जो आपका प्रिज्म है वो है, यदि ये टॉप आपको किस प्रकार का? टॉप एज ऑफ सच पेड्स पार्टिकल आर सर्कुलर then the structure is columnar and when the end is plane of flat, जो प्लेन होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है तो प्रिज्मेटिक। यदि ऐसे सर्कुलर है, गोल है, तो उसको कोलमनार, और यदि जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो उसको प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों का ध्यान रखना है, अलग अलग बांट दिया है। साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रुप इन दिस रेंज, इस रेंज में 10 से लेकर 100 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे mm में जो एग्रीगेट्स होते हैं वो, ठीक है।
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार की संरचनाएं हैं, दोनों को आपको अलग अलग चीजें, क्योंकि एक में इसमें नहीं दे रखी है, लेकिन यदि फ्लैट संरचना है, ऐसे फ्लैट है, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, जो गोल है, स्फेरिकल है, तो हम कहते हैं कि ये कोलमनार स्ट्रक्चर हो जाएगी। और प्रिज्मी कब रहेगी, जब इसमें आपको ऐसी फ्लैट एज दिखाई देगी। जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ब्लॉकी स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, तीसरी प्रकार की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिक या नटी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दिस ऑल दीज डायमेंशंस आर ऑलमोस्ट इक्वल एंड द पेड्स हैव फ्लैट एंड सर्कुलर सरफेस लाइक क्यूब। व्हेन द फेस of the pads are flat and edges are sharp arranged, then such structure are called blocky। जब इस प्रकार की चीजें दिखाई देती है, किस प्रकार की चीजें, जो एज है वो आपको ऐसे शार्प दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर कहते हैं, एंगुलर ब्लॉकी कहते हैं, ठीक है। बट व्हेन द फेस एंड एज आर राउंडेड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नटी, या इसी को हम कहते हैं सब एंगुलर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको गोल गोल दिखाई दे रही होगी एज, और यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो शार्पनेस है वो दिखाई देगी। ब्लॉकी स्ट्रक्चर फाउंड इन बी होरिजोन, बी होरिजोन में मिलती है, और 5 से लेकर 50 mm तक के आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, पेबल्स देखने को मिलते हैं। क्लास 3 कब आएगी, अभी भी नहीं डाली का क्लास 3, चलो आज डलवाते हैं उसको, आज अपलोड करवाते हैं, ठीक है। आज मैं अपलोड करवा के ही जाऊंगा उसको, अभी बोल दूंगा एडिटर सर को, बोल के जाऊंगा कि अपलोड करनी है। फोन किया था मैंने, लेकिन शायद वो फिर दिमाग से निकल जाती है, नहीं डाला होगा। आज डलवा देंगे, वो तीसरी क्लास डलवा देंगे, ठीक है। क्या सभी के शो नहीं हो रही है या आपके ही प्रॉब्लम है? क्या तीसरी क्लास सभी के शो नहीं हो रही है? एक बार कमेंट करके बताओ कि सभी के पास नहीं आई है तीसरी क्लास, या फिर सिर्फ कार्तिक के पास में ही नहीं आ रही है, करण के पास में। तीसरी क्लास की बात है, इसी में जो स्फेरिकल है उसकी बात करें तो स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, और इसमें आपको जो पेबल्स है वो 1 से लेकर 10 mm के बीच में देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सर्कुलर होते हैं। फेस ऑफ द पेड्स आर कर्व एंड इरेगुलर, एक्सेस हैव अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ एंड are generally small in size. The aggregates class are often जो ग्रेनुलर, इसको हम ग्रेनुलर में बांट सकते हैं, इसके अलावा इसको हम क्रम्बी में, 2 स्ट्रक्चर बांट सकते हैं। दोनों को मैंने बताया था, ग्रेनुलर कौन सी होती है और क्रम्बी कौन सी होती है, दोनों में पोरोसिटी का अंतर है। जो पोरस होती है, ज्यादा पोरस होती है, उसको क्रम्बी, और जो कम पोरस होती है उसको हम कहते हैं कि नंबर तो सभी के पास तो कैसे दे सकते हैं, जो आपको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, जो नंबर दे रखे हैं ब्राइट एग्रो क्लासेज के जो टेम्पलेट पे है वही नंबर मिलेंगे, सभी को ऐसे नंबर नहीं दे सकते ना। दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन अपर सरफेस ऑफ सॉइल, जो सॉइल की अपर सरफेस होती है उस पे आपको क्या देखने को मिलती है, ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें हैं जो स्फेरिकल में, देखो स्फेरिकल में ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। यदि सभी स्ट्रक्चर में ऐसे पूछा जाए कि कल्टीवेशन के लिए कौन सी बेस्ट है, तो सबसे पहले स्फेरिकल आएगी, और स्फेरिकल में भी अगर क्लासेज, सब क्लासेज के रूप में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना इसमें क्रम्बी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा पोरस होती है, इसलिए वो एग्रीकल्चर के जो दृष्टि होती है, एग्रीकल्चर का जो हमारा बेस है उसके आधार पर वो ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों में अंतर है। देखो ग्रेनुलर है, इसमें आपको जो मुख्य रूप से ग्रेनुलर में आपको कम पोरोसिटी देखने को मिलती है, जो कण है बिल्कुल पास पास में है, और यहाँ पर आपको पोरोसिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रम्बी, क्या बोलते हैं, क्रम्बी। और ये क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी मानी जाती है, कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्लासेज ऑफ सॉइल दे रखी है, ये किसके आधार पे है, ये बांट रखा है जो ब्लॉक्स होते हैं, जो मुख्य रूप से जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज के आधार पर बांट रखा है। वेरी फाइन पार्टिकल यानी बहुत छोटी कौन सी होती है, फिर फाइन, फिर मीडियम, फिर कोर्सर, फिर वेरी कोर्सर, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा वहां से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेज भी आप ध्यान में रखोगे। फैक्टर्स की बात करते हैं सबसे पहले।
अब फैक्टर्स में जैसे एक तो क्लाइमेट मुख्य रूप से प्रभावित करती ही है, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये ज्यादा प्रभावित करती है। अब क्लाइमेट किस प्रकार से प्रभावित करेगी, तो हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ स्टेबल एग्रीगेट्स इज यूजुअली मैक्सिमम इन सॉइल ऑफ सेमी एरिड एंड ह्यूमिड रीजन, जहां पर पानी यानी नमी होती है वहां पर आपको अच्छी सॉइल देखने को मिलती है। ये चीज सीधी सीधी ध्यान रखना। ऐसी क्लाइमेट जिसमें रेनफॉल अच्छा होता है, रेनफॉल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बरसात हो वहां पर मिट्टी अच्छी होगी, जो ह्यूमिड एरिया है या सेमी एरिड एरिया है वहां पर आपको अच्छी मिट्टी देखने को मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना। जो एरिड रीजन है, ड्राई कंडीशन है, वहां पर आपको क्या क्ले कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रेनफॉल कम होने की वजह से जो ग्रेन है वो सिंगल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जुड़ते नहीं है, जिसकी वजह से सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, एक्ट करता है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट के रूप में, यानी कि चिपकाने वाले एजेंट के रूप में काम करता है। ये ग्रेनुलेशन करता है, यानी कि ग्रेनुलर्स जो दाने होते हैं उनको चिपकाकर एक बड़े दाने के रूप में बनाता है। तो ये एजेंट का काम कर रहा है, तो ये स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। एडिशन टू प्रमोटिंग ग्रेनुलेशन, जब ग्रेनुलेशन का मतलब है जो ग्रुप है वो उनका बनना, ठीक है, वो चीज है। द ऑर्गेनिक मैटर आल्सो स्टेबलाइज पार्टिकल क्लस्टर, जो पार्टिकल के जो क्लस्टर है, क्लस्टर का मतलब भी एक तरह का समूह ही होता है, ग्रुप होता है, तो उनको बनाने का काम करता है। प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लो, इट इज पोरस एंड लूज, हेंस एडिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द सॉइल इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। ये बात आपको सीधी सीधी पूछी जा सकती है कि किसी भी सॉइल की स्ट्रक्चर को यदि हमें इंप्रूव करना है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके उसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ये किस प्रकार से काम कर रहा है, एक एजेंट की तरह काम करता है। और किस प्रकार का एजेंट है, चिपकाने वाला, जो ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन करता है, ग्रेनुअल्स बनाता है, उसका काम करता है। इसके अलावा अल्टरनेट विल्टिंग एंड ड्राइंग, बार बार जब सोइल सूखती है और वापस से जो मतलब ड्राई होती है और वापस से नम मोइस्ट हो जाती है, तो इस कंडीशन पर भी क्या पड़ता है, सोइल के स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट विल्टिंग एंड ड्राइंग ब्रेक द हार्ड एंड कॉम्पैक्ट एंड tightly joint soil clods and make the soil granular. When the soil dry and clay particles shrink and condense and join together, as well result the stomata and formed between them and air enter them. Due to these uneven drying process, the soil mass burst and various type of zigzag cracks are formed. ये देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से जो अपनी जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें, जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होती है, जिस सॉइल में क्ले ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है, जैसे ही मिट्टी सूखती है तो वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से आपको ऐसी दरारें, क्रैक्स दिखाई देती है, ठीक है। और जैसे ही पानी मिलता है, वापस से नमी मिलती है, वो स्वेल हो जाती है, स्वेल होकर फूल जाती है, तो वापस से वैसी ही बन जाती है। तो इस प्रोसेस के कारण जब लगातार ऐसा होता है तो मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है उसमें ग्रेनुलेशन बनते हैं, यानी कि जो ग्रेनुअल्स है वो बनते हैं, और उससे क्या होता है, मिट्टी के स्ट्रक्चर में सुधार होता है। तो ये चीज देखने को मिलती है। ज्यादा जो मिट्टी जब ड्राई होती है तो उस कंडीशन में मिट्टी क्या हो जाती है, व्हेन द स्पीड ऑफ ड्राइंग इज वेरी हाई द इफेक्ट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर, जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा पड़ता है सोइल की स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ज्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, सूखी जाने के बाद में मिट्टी की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पबल्स बन जाते हैं जो कि खराब होते हैं। फ्रीजिंग एंड थेविंग, जो टेम्परेचर है उसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और प्लांट्स भी इसको प्रभावित करते हैं। प्लांट्स भी क्या करते हैं, जो प्लांट्स में उपस्थित रूट्स है, प्लांट्स की जो रूट्स है वो क्या करती है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करती है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करती है। ये क्या करते हैं, ये पबल्स बनाने का काम करते हैं, छोटे छोटे ग्रेनुअल्स बनाते हैं, मिट्टी को चिपकाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, संरचना में सुधार करते हैं, उसको चिपकाकर क्या करते हैं, सोइल में छोटे छोटे ग्रेनुअल्स बनाने का काम करते हैं। तो एक तरह से सुधार करने का काम ही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सोइल ऑर्गेनिक मैटर, जो सोइल ऑर्गेनिज्म है, जो सोइल ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम कहते हैं रोटेंट्स हुए, अर्थवर्म्स हुए, आंट्स हुई, ये क्या करती है, मिट्टी के स्ट्रक्चर में जो प्रभाव है, जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो दिखाते हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा, जो आंट्स होती है, चींटियां होती है, उनके बिल के आसपास में जो ऐसे छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिलते हैं, एक तरह के एग्रीगेट्स देखने को मिलती है। जब वो बिल खोदती है तो
बिल खोदने के लिए वो मिट्टी को क्या करती है, चिपकाती है, पहले एक ढेला बनाती है छोटा सा, उसको बाहर लेकर आती है। तो वो क्या कर रही है, मिट्टी में सुधार कर रही है, उसकी स्ट्रक्चर को अच्छा बनाती है, ग्रेनुलर बनाती है। वो इस प्रकार की छोटी छोटी क्या करती है, स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में क्या होता है, सुधार होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, ये मिट्टी में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में सुधार करते हैं। तो ये होना जरूरी है। और ऑर्गेनिक मैटर जब हम ऐड करते हैं तो मुख्य रूप से इनकी संख्या बढ़ती है, और जैसे इनकी संख्या बढ़ती है तो जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होता है, सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और बातें आपको, एब्जॉर्प्शन केटाइंस, जो केटाइंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, केटाइंस का क्या नेचर होता है, जैसे केटाइन है, एक कैल्शियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्या करते हैं, दो दानों को चिपकाने का काम करते हैं। मान लो एक कैल्शियम है, कले का एक दाना है, और दूसरी तरफ एक और कैल्शियम है, तो दूसरे दाने को, ये दोनों जो कैल्शियम है दोनों दानों को चिपकाने का काम करेगा, क्योंकि इसके पास दो पॉजिटिव है और क्ले के पास नेगेटिव होता है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके उन दानों को चिपकाने का काम करते हैं, कोहेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा टिलेज, टिलेज की वजह से जब मॉइस्चर होती है और हम टिलेज करते हैं तब स्ट्रक्चर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मॉइस्चर नहीं है, ड्राई कंडीशन है, उस टाइम पे हम टिलेज करते हैं तो मिट्टी की स्ट्रक्चर क्या होती है, खराब होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे वाला जो टॉपिक है वो हमारा डेंसिटी वाला है। ठीक है, तो डेंसिटी को हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस नहीं कर सकते। और आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम डेंसिटी है, डेंसिटी के साथ एक और टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो डेंसिटी है वो छोटा ही टॉपिक है, उसके साथ में हम कोई सॉइल टेम्परेचर वाला या कंसिस्टेंसी या प्लास्टिसिटी वाला जो छोटा टॉपिक है उन दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर और टेक्सचर दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सॉइल टेक्सचर क्या है, इसकी क्लासेज को समझाइए। ठीक है, और इफेक्ट जो पढ़ते हैं वो उनको बताइए। इसके अलावा जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो क्या है, और इसका जो क्लासेज है वो कौन कौन सी है, ग्रुप कौन कौन से हैं, यानी कि क्लासिफाई किस प्रकार से किया गया है, टाइप्स बताइए। और इसका जो इफेक्ट है, मुख्य रूप से 5-7 हमने जो फैक्टर है वो डिस्कस किए हैं, उनको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, किस प्रकार से मिट्टी की संरचना में हम सुधार कर सकते हैं। ये चीजें देखने को मिलती है, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।